जय हिंद मित्रों, आप देख रहे हैं निम्बस न्यूज़ के साथ लाइव न्यूज़ अभी तक। जैसा कि मित्रों आप लोग जानते हैं कि हम लोग हर हफ्ते एक सेगमेंट लेके आते हैं हेल्थ, एजुकेशन, सोशल का। तो सोशल के तहत जो है हम लोग जो है पॉलिटिकल व्यक्ति को लेते हैं, और हेल्थ के तहत हम लोग बड़े हॉस्पिटल सीएमओ सर को लेते हैं, और एजुकेशन में हम लोग जो है स्कूल्स को लेते हैं, और बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो होती हैं, संस्थाएं होती हैं, उनको लेते हैं। उन्हीं में आज हम आए हैं रैंकर्स जी नीट फाउंडेशन, जो कि पांडेपुर खजूरी रोड हुकुलगंज रोड पे स्थित है। और यहाँ के जो फाउंडेशन के जो सुप्रीमो हैं या चीफ हैं वो हमारे सामने बैठे हुए हैं दो लोग। सूरज मौर्य जी सीईओ हैं जो कि हमारे राइट साइड में बैठे हुए हैं, और आकाशदीप जी है जो डायरेक्टर है। सबसे पहले हम सूरज मौर्य जी से ये जानना चाहेंगे कि अपना परिचय दें। उसके बाद सर हम लोग का एक प्रोग्राम शुरू होता है जो क्वेश्चन का, जैसे मैंने आपको बताया था, हम लोग शुरू करेंगे। सर अपना परिचय दें आप। बिल्कुल। पहले तो सर मेरा नाम सूरज मौर्य है। बेसिकली हम लोग का सर ये जो IIT JEE कोचिंग का जो सपना था, बेसिकली हम लोग भी एक गांव से ही बिलोंग करते थे, है ना। तो हमारे फादर ने जो है हमें तो एक नॉर्मल स्कूल में ही पढ़ाया क्लास 10th तक। तो फिर उसके बाद थोड़ा सा उनके किसी फ्रेंड ने उन्हें सजेस्ट किया कि नहीं कि आप अपने बच्चे को बनारस पढ़ाओ। तो फिर हम बनारस आए। तो यहाँ पे हम जब 11th में आए, बेसिकली संत तुलानंद स्कूल है, वहाँ पे हमने पढ़ाई की है। तो 11th तक भी हमें IIT JEE की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। देन आफ्टर 12th में यहाँ पे जानकारी हुई कि IIT JEE के नाम की कोई चीज़ होती है। तो 12th में उतना अच्छा हमारा स्कोर नहीं हो पाया। देन आफ्टर 1 साल हमने फिर से प्रिपरेशन की। देन उसके बाद IIT JEE का सपना हमारा पूरा हुआ। तो वही विजन हमने भाई दिमाग में रखा कि यार हर बच्चे को IIT JEE के बारे में कैसे पता चलेगा। पता चल भी जाता है तो सर बहुत अच्छी अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं है जहाँ पे हर एक बच्चे का विजन रखा जाए, हर एक बच्चे पे हम ध्यान रख के उसके ऊपर फोकस कर पाए। तो ये जो लैग हुआ कहीं ना कहीं मैंने देखा, कई मेरे फ्रेंड्स थे जो पढ़ने में तो बहुत अच्छे थे लेकिन हर बच्चे पे फोकस नहीं हो पा रहा था। तो यही विजन हम ध्यान में रखते हुए कि भाई हर बच्चे को 1-to-1 मेंटरशिप मिले, इसलिए हमने यहाँ पे रैंकर्स ऑफलाइन कोचिंग। डायरेक्टर सर आप भी अपना परिचय दे दें, उसके बाद हम सवाल शुरू करेंगे। बिल्कुल, मैं आकाशदीप। बेसिकली जब मैं कॉलेज से पास आउट हुआ तो इस प्रोफेशन के लिए, जिस प्रोफेशन में हम बिलोंग करते हैं, टीचिंग प्लस इस कोचिंग इंडस्ट्री को जब हमने देखा तो बेसिकली क्या है कि बच्चों तक वो रीच, और अगर रीच हो तो बच्चे का आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी इस कंपटीशन के माहौल में जेई और नीट कम्प्लीटली क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं। इसमें आप परसेंटाइल में स्कोर करते हो, परसेंटेज में नहीं। आपके 95% होने के बाद अगर 1 लाख बच्चों के 95% मार्क्स आ गए तो आपको कॉलेज नहीं मिलने वाला, आप 95% स्कोर करने के बावजूद भी। उस परसेंटाइल को बच्चा कैसे अचीव करे, क्या सिस्टम्स को कैसे इम्प्रूव किया जाए, उसके जरिए रैंकर्स में हम लोगों ने बहुत सारे पिलर्स पे काम किया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ सर पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, जैसे सर ने बोला अभी, उसके ऊपर काम होता है। हर एक बच्चे को सिर्फ एक भीड़ में बच्चा ना रह जाए, उस पर काम होता है। बैच साइज को बहुत कम रखा गया ताकि क्लास के अंदर जो टीचर्स हैं वो हर एक इंडिविजुअल से इंटरेक्ट कर सके, एंड सो ऑन। बहुत सारे इवन सर हमने लैब प्रोग्राम रख रखा है अपने यहाँ पे, जिसके थ्रू बच्चे चीज़ों को एक पार्टिसिपेशन के साथ सीख सकते हैं, है ना। टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, चीज़ें होती क्या है, रिएक्शंस कैसे वर्क करती हैं, क्या प्रोडक्ट बनता है, ये सीख सकें। तो रैंकर्स में हमारा विजन बहुत क्लियर है। एज सुन एज पॉसिबल हमें बनारस के हर बच्चे को और आने वाले जनरेशन के हर बच्चे को उनका सपना, अगर एक बेहतर इंजीनियर, एक बेहतर डॉक्टर बनने का है, उसमें जितना भी सहयोग होगा हम रैंकर्स की तरफ से उनको करना चाहते हैं। और रैंकर्स बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स को रन कर रहा है, चाहे वो मेंटरशिप हो, एंड एक प्रॉपर एक गाइडेंस के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं सर। शुरू करते हैं सीओ सर। पहला सवाल जो है हमारा एक जनरल सा सवाल है सर, इसके बाद ये होता है 2014 के बाद जब गवर्नमेंट बदली, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोला जाता है ना, जैसे कि कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो सत्ता में हैं, वो बोलती हैं कि अगर देखा जाए तो आज़ादी जो है 14 से मिली। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पे हमारी मीडिया हाउस भी बोलती है और वो भी बोलते हैं। तो 2014 के पहले के एजुकेशन और 2014 के बाद के एजुकेशन में, क्योंकि अब जो है आप लोग की डिमांड बहुत ऊपर चली गई, ठीक है, क्योंकि अब नौकरी पाने वाला नहीं, देने वाला। एक इंजीनियर बनता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो नौकरी करे, वो कुछ इंडस्ट्री लगा सकता है, कुछ ऐसा रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो 2014 का एजुकेशन बाद का और पहले में क्या अंतर है? देखिए सर, पहले तो हम लोग शिक्षा को राजनीति से बहुत ज़्यादा इसको रिलेट नहीं कर सकते कि 2014 के पहले कैसा था, 2014 के बाद कैसा हुआ। इसमें मैं एक तर्क ये सर देना आपको चाहूँगा कि 2014 के पहले डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा नहीं था।
तो डेफिनेटली 2014 के बाद ये जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ उसके बाद हमारा डिजिटलाइजेशन ज़्यादा हुआ। मोबाइल भी हर बच्चे हर घर में अब एक मोबाइल है, लैपटॉप है, तो वहाँ से लोगों को ज़्यादा जागरूकता मिली। आज अगर आप सुन पा रहे हो तो कहीं ना कहीं ये डिजिटल मीडिया के थ्रू आप सुन पा रहे हो, अदरवाइज शायद आप मुझे नहीं सुन रहे होते। तो अगर कहीं चीज़ें डिजिटल हुई तो लोगों के मन में सर आइडिया आ जाए, मोबाइल में लोगों ने देखना चालू किया कि अरे यार इसके पास ये चीज़ है, ऐसा भी स्टार्टअप होता है, ऐसा भी कुछ किया जा सकता है। तो शिक्षा कहीं ना कहीं सर लोग सेल्फ मोटिवेटेड हुए इन चीज़ों से भी। तो डेफिनेटली अगर गवर्नमेंट 2014 पहले जो भी रही होती, अगर वो फिर से यहाँ पे डिजिटलाइजेशन देखने को मिलता है, इसमें गवर्नमेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है मेरे हिसाब से। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? मेनली सर ये समझिए कि जहाँ तक चीज़ें बदली हैं 2014 के बाद, तो सर ने बोला कि डिजिटलाइजेशन के बाद ही बदली है ना। जब चीज़ें ऑनलाइन आनी स्टार्ट हुई, जब से चीज़ें जो डाटा हमारा कवरेज था, जैसे पहले अगर हम डाटा कवरेज करते थे तो बहुत कम डाटा हमारे पास फ़ोन्स में अवेलेबल हो पाते थे। एक टाइम पे जब डाटा जो है एक नेट की कनेक्टिविटी सब लोगों के साथ पहुंच गई ना, तो लोग यूट्यूब पे पढ़ाना स्टार्ट कर दिए। हमारी रैंकर्स जेई भी जो है आप देखेंगे जा करके, तो फ्री एजुकेशन में बहुत आगे है ना। हम लोग उस प्लेटफॉर्म को प्रॉपरली यूज़ करें बच्चों तक पहुंचने में। जहां हम लोग क्लासरूम के अंदर केवल 50 बच्चों के बाद पढ़ा सकते हैं, वहां हम लोग क्लासरूम से में एक स्टूडियो से बैठ करके 50,000 बच्चों को डील कर रहे हैं एक साथ। तो दैट इज़ द ग्रेटेस्ट मोटिवेशन जो हमें 2014 के बाद देखने को मिला। और इवन कोरोना के बाद तो ये चीज़ें काफ़ी बदल गई, और हम बहुत ज़्यादा कोरोना के टाइम पे चीज़ों को, जब हम लोग को कम्प्लीटली लॉकडाउन फेस करना पड़ा, तो आज 2020 के बाद, एक्चुअली 2020 मार्च के बाद हम लोग एक नई एजुकेशन दुनिया को देख पा रहे हैं, जहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा डिजिटल पहुँच पा रही हैं, लोगों तक रीच हमारी बहुत अच्छी बढ़ गई। लेकिन हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि जो एक पुरानी पाठ्यक्रम थी बच्चों की ऑफलाइन क्लासेस में, वो मेंटेन रहे। वो एक कोरोना के आने के बाद वो चीज़ें बदली जरूर हैं, लेकिन वो उस भरपाई के लिए पर्याप्त नहीं है। जो हम एजुकेशन सिस्टम में चाहते हैं कि हम बच्चों पे पर्सनलाइज मेंटरशिप कर सकें, वो पर्याप्त नहीं है। तो हमारा यही लक्ष्य है सर कि हम बच्चों तक, एक एक बच्चे तक पहुंच के उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उस पर काम करती है रैंकर्स। नेक्स्ट सवाल करते हैं सर, कि जो कि हम लोग पूर्वांचल में रहते हैं और बनारस एक तरीके से हब है, तो आपके पास ज़्यादातर स्टूडेंट पूर्वांचल के 17-18 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ से आते होंगे। तो अभी देखा जाए तो यूपी का जो नॉर्थ इंडिया है और साउथ इंडिया को अगर देखा जाए तो लैंग्वेज प्रॉब्लम है। वहाँ पे इंग्लिश, वहाँ की जिसे मलयालम, अगर हम चले जाएँ मलयालम भाषा, तो वहाँ पे एक लैंग्वेज है मलयालम, लेकिन जो पूरी पढ़ाई है वहाँ की गवर्नमेंट की जो भी पढ़ाई वो इंग्लिश में है। और हमारे के जस्ट उल्टा है, हिंदी एक सब्जेक्ट है और चीज़ें आपके साथ पता ही है। तो लैंग्वेज कहाँ तक आपको क्या मतलब परेशानियाँ आती हैं बच्चों के साथ, और उसको आप कैसे, रैंकर्स जो है उसको कैसे शॉर्ट आउट करता है? बिल्कुल सर, देखिए ये बहुत ही वाजिब सा सवाल, चूँकि जो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसमें हमारे जो साउथ के बच्चे भी हैं वहाँ से भी बच्चे पढ़ते हैं। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम सर, जैसा कि हम लोगों ने एक डिसाइड कर रखा है कि भाई कि देखिए कहीं तमिल बोला जाएगा, कहीं तेलुगु बोला जाएगा, कहीं कोई मराठी बोल रहा होगा, कहीं कोई भोजपुरी बोल रहा होगा। तो ये सर्टेन डिफरेंट लैंग्वेजेस हमारे इंडिया में हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए हर स्कूल में सर आपने देखा होगा इंग्लिश एक मैंडेटरी सब्जेक्ट रखा गया। तो हम लोगों ने भी इंग्लिश को एक मैंडेटरी सब्जेक्ट सेट कर रखा है कि भाई अगर कोई बच्चा हमारे ऑनलाइन कोर्सेज में जुड़ता है तो वो बच्चा अगर हमारे कोर्सेज को पढ़ता है तो हम अपनी जो सारी बातें हैं वो इंग्लिश में ही कन्वे करते हैं, और जो हमारे मॉड्यूल्स आप देखेंगे वो सारी चीज़ें इंग्लिश में हैं। लेकिन सर अगर ऑफलाइन की हम बात करें, हमारे इंस्टीट्यूट पे कोई बच्चा आके किसी अदर स्टेट का पढ़ता है सर, ना तो कोई बच्चा आता है, देखिए कोई साउथ का बच्चा वाराणसी नहीं आने जा रहा है, तो ऑफलाइन में चीज़ें नहीं फिजिबल हो पाती हैं। बट ऑनलाइन में सर हम लोग इंग्लिश माध्यम में ही मतलब कन्वे करते हैं बच्चों को। जी सर। डायरेक्टर सर, आपसे एक सवाल है कि जैसे कि मान लीजिए कि हम स्टूडेंट एडमिशन लेने आए, ठीक है, हमारे साथ 10 लोग आए, तो 10 एक बराबर तो होंगे नहीं, बिल्कुल, कोई हॉर्स होगा, कोई ऐस होगा। लेकिन क्लास तो एक ही है, क्लासरूम तो एक ही है, एक ही जगह से एक ही टीचर टीच कर रहा है। तो फिर वहाँ पे आप घोड़े और गधे को एक बराबर कैसे रख सकते हैं, क्योंकि घोड़ा तो बहुत तेज है। मैंने इसलिए सर आपको बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि रैंकर्स जो है कम्प्लीटली एक पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप में बिहेव करता है। अगर मैं भीड़ के लेवल से पढ़ाऊंगा ना, तो हर एक बच्चा मेरा क्लास में आगे नहीं बढ़ पाएगा। मे बी हमें 50 बच्चों की क्लास में से 10 बच्चे टॉपर्स मिल जाएं, बट हमारा जो 40 बच्चे का ग्रुप है ना, वो कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला फील करने लगता है। तो हमारी बीइंग ए टीचर भी, बीइंग ए फैकल्टी, मैं पढ़ाता भी हूँ क्लास में जाकर, तो इस एक्सपीरियंस में बता पा रहा हूँ कि जब हम क्लासेस में पढ़ाते होते हैं तो हम ये फील कर पाते हैं कि जब बच्चा जिसका एकदम फाउंडेशन भी हिला हुआ है, मान लीजिए हम सब टारगेट बैच में पढ़ाते हैं, जब 12th पास करके बच्चे हमारे पास आते हैं तो होता क्या है कि उनकी 12th तक की पढ़ाई कहीं ना कहीं लैग में रहती है।
सिस्टम से नहीं जुड़ने के बाद। तो उसमें हम लोग उस बच्चे को पहले प्रिंट आउट करते हैं कि बच्चे अगर आपका 12th का भी लेवल अचीव नहीं है ना, तो रैंकर्स की जिम्मेवारी बनती है, अगर आप हम पे ट्रस्ट किए तो हमारी जिम्मेवारी ये बनती है कि आपको पहले उस लेवल तक लाया जाए ताकि आप एक जनरल कंपटीशन को कम्पीट कर सके। तो उन पे ध्यान देके, उनको एक्स्ट्रा क्लासेस देके, रिमेडियल क्लासेस देके, रिवीजन क्लासेस दे करके पहले उनको हम एक लेवल पे लेके आते हैं। फिर तो क्लास चलेगी, फिर उनको वो कंपटीशन का लेवल समझाया जाएगा। बट पहले अपन जोड़ना तो सिखाएं, बाद में बॉड मास सिखाएंगे। पहले जोड़ना सिखाएं, फिर तो बॉड मास सिखाएंगे। पहले जोड़ना अलग सिखाना पड़ेगा, गुना करना अलग सिखाना पड़ेगा, डिवाइड करना अलग सिखाना पड़ेगा, फिर बॉड मास सिखाना है भाई कि पहले आपको भागा करना है गुना करने से पहले। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सर। इसी चीज़ के लिए सर हम लोग 10 दिन 15 दिन बैकअप क्लासेस चलाते हैं, ताकि जो बच्चे हमारे वीक हैं, मतलब हमारी 50 बच्चों की बैच है, तो हम उन्हें ऑप्शन देते हैं कि आप बेसिक्स सीख लो, या फिर जो चीज़ें आपको आगे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेंगी जो आपने अभी तक नहीं सीखी, हम उसे भी उस क्लासेस में सिखाते हैं सर। सर अब हम थोड़ा सा फैकल्टीज़ की आपके विषय में बात करेंगे। नीट और जी, इन दोनों को आप किस तरीके से जो है डिफाइन किए हुए हैं, और उनके जो आपके जो टीचर्स हैं, क्योंकि रैंकर्स काफ़ी हाई डिफिनीशन पे काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जब बनारस में रहता हूँ तो बनारस की मैं चीज़ें जानता हूँ, तो उसको आप कैसे मेंटेन करते हैं, और जो टीचर्स आपके हैं उनकी एबिलिटीज़ क्या होती है कि किसको आप लेते हैं? देखिए सर, सबसे पहले तो जो जेई विंग है या नीट विंग है, उसमें हर विंग में सर हमारे कोर फैकल्टीज़ होते हैं। जैसे आकाशदीप सर है, पूरे के पूरे मैथ्स और जेई की विंग को ये लीड करते हैं, ताकि एक, जैसे सर मैं मान लीजिए सीईओ हूँ, ठीक है, अब मैं हर आदमी को देख नहीं सकता हूँ, तो हमारे एक सेट्स डिफाइंड है सर, डायरेक्टर भी हैं और एकेडमिक हेड भी हैं, तो ये पूरे एकेडमिक को मैनेज करते हैं, जा के देखते हैं। चूँकि सर भी IIT पास आउट है, तो ये जाके देखते हैं कि क्या यार सेट ऑफ लेवल मिल पा रहा है, क्या हर एक बच्चे को कंटेंट डिलीवर हो पा रहा है, क्या एक सही समय पे हमारे कोर्सेज पूरे हो पा रहे हैं। तो हर विंग में सर हमारे एक सेट ऑफ कोर फैकल्टीज हमने डिफाइन कर रखी है, जो ये एश्योर करते हैं कि भाई हर जगह चीज़ें सही चल रही हैं, और उसका हम लोग एक बार पर्सनल रिपोर्ट लेते हैं, और हर बच्चों से हम लोग 1 महीने में एक बार सारी फैकल्टीज मिलके PTM करते हैं, मतलब एक उनके गार्जियंस को बुलाते हैं, जो भी उनके टेस्ट होते हैं उनका स्कोर उनके घर पे व्हाट्सएप के थ्रू हम भेजते हैं, तो उससे चीज़ें सर एकदम मैनेज रहते हैं और सब सिस्टमेटिक चल पाता है। सर आकाश सर, आप जो कि पढ़ाते भी हैं, क्लास भी लेते हैं, तो ये जिम्मेदारी बनती है आपकी बताना हमारे व्यूवर्स को, जो हमारे व्यूवर्स दूर दराज के हैं, कि बच्चे को तैयारी कहाँ से शुरू करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा सवाल है। 9 से शुरू करें या फिर 12th पास होके, या फिर 12th से, ये थोड़ा सा डिफाइन करें। डिपेंड करता है सर कि बच्चे की जो बैकग्राउंड है। जैसे बच्चा जब 8th क्लास तक के लेवल पे है, तो बच्चा अपने आप को क्या सेक्टर में दिख रहा है। सबसे पहले बीइंग एट रैंकर्स और बीइंग एट एनी इंस्टीट्यूट, हमारी जिम्मेवारी ये बनती है कि बच्चे को राइट गाइडेंस मिले। सर बच्चा बेसिक पे काम कर रहा है, बच्चा IIT प्रिपेयर करना चाहता है, बच्चा नीट करना चाहता है, बच्चा IAS करना चाहता है, बच्चा IIM से मैनेजमेंट करना चाहता है, ये बच्चे को डिसाइड करने देते हैं ना, हमने कुछ नहीं है उसके सामने। सर मान लीजिए कि 1 मिनट यहाँ पे रुको, मान लीजिए कि मेरा इंटरेस्ट है कि मैं IIT पास आउट करूं, IIT बनूं और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मैं लूँ 7 में से, तो उसके लिए जो है आप मतलब 9 से शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो बच्चा जैसे होता है ना सर, एक कहावत है कि पूत के पाँव पालने में नज़र आ जाते हैं, तो माँ बाप को भी पता चल जाता है, गार्जियंस को, कि बच्चा हमारा पढ़ने वाला बच्चा पढ़ने वाला ही होता है, उसको आप बता सकते हैं। तो उन बच्चों को इंटरेस्ट, तो मैं मान रहा हूँ कि इंटरेस्ट है, किसी को कुछ बनना है, किसी को कुछ बनना है, लेकिन मैं इस सेक्टर की बात कर रहा हूँ जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला ये सेक्टर है। तो बच्चा अगर इन प्रतिष्ठित संस्थानों की प्रिपेयर करने आता है, IIT और एम्स जैसे, तो हमारा एट रैंक का सबसे पहला ये गोल होता है कि बच्चे को बेसिक से स्टार्ट कराया जाए। और बेसिक क्लास वाइज डिफाइन करते हैं। सबसे पहला बेसिक जो बच्चों का स्टार्ट होता है सर, वो स्टार्ट होता है क्लास 9th में, जहां बच्चा पहली बार अपने लेवल को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। 8th तक की स्टडी अलग लेवल की होती है। 9th 10th को हम बोलते हैं रैंकर्स में प्री फाउंडेशन बैच, फाउंडेशन के भी पहले की कथा जो होती है, उसमें हम लोग बच्चों को मेनली कंपटीशन लेवल पे कैसे आपको सोचना है, वो थिंकिंग डेवलप करनी इंपॉर्टेंट है सर। आप 10th करने के बाद 11th में आते हो हमारे साथ, तो 11th में भी हम पहले आपको 9th और 10th की बेसिक क्लियरेंस देने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो अगर बच्चा हमारे साथ 9th 10th से है तो सोने पे सुहागा होता है सर, इस तरीके से, है ना। 11th में आई तो दिक्कत नहीं है, हम उनको 9th 10th की कवरेज देंगे। चाहे 12th कर पास करने के बाद भी आए तो जिम्मेवारी हमारी रैंकर्स की बनती है। अगर हमने उसको पढ़ाना शुरू किया है तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि उनको एक बेटर अप्रोच दिया जाए। लेकिन जो बेस्ट होता है ना,
बेस्ट अप्रोच तो बच्चों की ऑब्वियसली 9th क्लास में, ताकि उनकी प्री फाउंडेशन डिफाइंड रहे उनके मन में कि उनको क्या मटेरियल्स, क्या कंटेंट, क्या थ्योरी सीख के आनी है क्लास 11th में, ये उनको पता होना चाहिए। तो क्लास 9th इज द बेस्ट। बाकी 11th जब बच्चा सोच ले दैट टाइम इज बेस्ट, लेकिन 9th एज पर ए जनरल गाइडेंस 9th इज द बेस्ट अप्रोच टू स्टार्ट दिस प्रिपरेशन। एक चीज़ सीओ सर मैं पूछना चाहूँगा कि बहुत से ऐसी कोचिंग संस्थाएं हैं अपने यूपी के बाहर, मैं नाम नहीं लूँगा किसी स्टेट का, आप तो समझ सकते हैं, अंडरस्टूड है ये। वहाँ पे जो है कि बच्चों के लिए, जैसे मैं गया वहाँ पे, तो वहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट में, बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में जैसे आपका है, वहाँ पे पहले एग्ज़ाम ले लेते हैं उस कोचिंग में एडमिशन के लिए। यानी कि अगर मैं सीधे लैंग्वेज बोलूँ तो यानी उनको अर्जुन ही चाहिए कि वो मछली की आँख को भेज सके। तो जब अर्जुन ही चाहिए तो और जो बच्चे हैं जिनके अंगूठे कटे हैं, एकलव्य है, उसको आप क्या करते, कैसे उसको और अर्जुन को दोनों को जो है देखते हैं? क्या यहाँ पे भी ये सिस्टम है कि आप एग्ज़ाम लेते हैं, काउंसलिंग करते हैं तब लेते हैं, या फिर उनको आप अपने हिसाब से ट्रेंड करते हैं? सर देखिए, कहीं ना कहीं इसमें मैं तो ये कम्प्लीटली कोचिंग को ब्लेम नहीं करूँगा, इसमें कम्प्लीटली मैं पेरेंट्स और जो व्यूवर्स हैं मैं उनको ब्लेम करूँगा। क्योंकि सर जो व्यूवर्स हैं हमारे, जो देख रहे हैं, वो डायरेक्ट ये चाहते हैं कि यार ये फलाने कोचिंग ने IR1 दिया। वो कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि यार रैंकर्स ने पिछली बार 500 बच्चों को पढ़ाया और 500 में से 200 बच्चों ने IIT JEE और NIT कॉलेजेस में उन्होंने एडमिशन लिया। ये वो नहीं देखते हैं, उन्होंने ये देखा सिर्फ कि नया LN या फिर पर्टिकुलर कोई भी कोचिंग है वहाँ से IR1 मिला या फिर 100 परसेंटाइल में इतने बच्चे हैं। तो कहीं ना कहीं आप हमें इस कोचिंग संस्था को मजबूर करते हो कि नहीं हमें टॉप रैंक्स देना है। अब सर टॉप रैंक्स देने के लिए जो आपने बात की उसके लिए हमें भी करना पड़ता है, डेफिनेटली हम भी करते हैं। उसके लिए हमारा एक RGP प्रोग्राम चलता है, दैट इज रैंकर्स गारंटीड प्रोग्राम, जिसका एग्जाम अभी एक सेशन हमने करा लिया सर 5 फरवरी था, दूसरा हमारा 26 मार्च को है। उसमें हम क्या करते हैं सर, जो बच्चा टॉप परफॉर्म करता है, इट मीन्स क्रीम हमने निकाल लिया। अब उस क्रीम भाई मेरे पास कैसा है, तो हम उसे लालच देते हैं कि नहीं भाई आपको 1 साल मतलब पूरा जब तक आपकी तैयारी चल रही है हम आपको फ्री एजुकेशन देंगे और फ्री हॉस्टल देंगे। तो उस वजह से बच्चा हमारे पास आता है और हम उसे बहुत बढ़िया तरीके से गाइड करते हैं। अब वो बच्चा सर रिजल्ट देगा ही देगा, तो रिजल्ट हमें देगा वो, अब डेफिनेटली हमारा रैंक अच्छा होगा। तो इसमें गलती समाज की है सर। ना हम लोगों का सर RGP का एक मोटिव कंप्लीटली ये है कि बच्चों को इस प्रिपरेशन की तरफ प्रोत्साहित करना। RGP जो हमारा होता है रैंकर्स गारंटीड प्रोग्राम, नाम ही है तो आप देखते हैं रैंकर्स गारंटीड प्रोग्राम। तो उस प्रोग्राम के अंदर इनरोल वाले बच्चे को हम गारंटी करते हैं कि भैया आपका सिलेक्शन, अगर आपने हमारी स्ट्रेटजीज को फॉलो किया तो आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेवारी बनती है। फर्स्ट थिंग, जहाँ तक आपने बोला ना कि आप क्या रिफाइन करके बच्चों को लेते हो क्या हर बारी, तो नहीं सर। रैंकर्स का एक सिंपल सा स्लोगन है कि हम हीरे को तलाशने में नहीं तराशने में विश्वास रखते हैं। तलाशने में नहीं तराशने में विश्वास रखते हैं। तो रैंकर्स की ये बहुत बड़ी खासियत है कि हमारा सिलेक्शन रेशियो बहुत हाई होता है। आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, आपने अभी नाम नहीं लिया, मैं भी नाम नहीं लेना चाहता, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से हमारे सिलेक्शन रेशियो कंपेयर करोगे तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट, मैं बेस्ट नहीं बोलूंगा लेकिन वन ऑफ द बेस्ट सिलेक्शन रेशियो आपको हमारे पास मिल जाएगा। और हर एक बैच से हम ट्राई करते हैं, हर एक वो पेरेंट्स जो इतनी उम्मीद के साथ, अपने मेहनत के साथ, अपने मेहनत से कमाए गए पैसे से उस बच्चे के पीछे इन्वेस्ट कर रहा है ना, तो हमारा ये मोटिव होता है, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि उस हर एक बच्चे के लिए, चाहे वो बच्चा किसी भी लेवल पे खड़ा हो, वो बच्चा आगे कैसे प्रोसीड करे उस पर ध्यान होता है। अगर मैं JEE मेंस का सर आपको एग्जांपल दूं तो JEE मेंस के अंदर 99 परसेंटाइल वालों को भी NIT मिलती है, बट जो आपने बोला ना रिफाइन करके लेते हैं बच्चे वो। लेकिन हमारा टारगेट ये होता है कि बच्चा हमारा 95 परसेंटाइल तो कम से कम ले आए ताकि उसकी भी NIT कंफर्म, मैंने बोला टॉप NIT कंफर्म हो, बट NIT कंफर्म हो सके। तो वो लोअर लेवल हर एक बच्चा, हमारा टारगेट ये होता है, लड़कियां हो लड़के हों, कि वो प्रॉपरली अपने आप को इस लेवल का बना लें कि फाइनली वो कुछ तो अचीव कर सकें, वो एकदम निराश होकर ना जाएं, वो निराश ना हो। तो ये सर रैंकर्स का मोटिव है। और हमारे जो भी स्कॉलरशिप एग्जाम होते हैं वो बच्चों के प्रोत्साहन के लिए होते हैं। थोड़ी सी हम ये भी कर लेते हैं कि सर ठीक है, अगर पब्लिक को ये चाहिए कि आपके पास रैंक है कि नहीं, तो रैंक बिल्डिंग की थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, थोड़ा सहयोग आपको करना पड़ेगा, तो हम उसके रेडी हैं। ये जो RGP का आपका प्रोग्राम है जो गारंटी वाला, ये हमारे एडिटर इन चीफ इससे बहुत प्रभावित है और उन्होंने अपनी तरफ से शुभकामनाएं भेजी हैं, क्योंकि मैंने बताया था। सर मैं ये जानना चाहता हूँ सी सर, आपके रैंकर्स में बच्चे क्यों पढ़े?
जी सर, मैं सर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रैंकर्स का जैसे आप रैंकर्स की बिल्डिंग में जैसे ही एंट्री करते हो तो आपको सारी चीज़ें एक ही बार में दिख जाएंगी। इवन आप बिल्डिंग के अगर बाहर भी खड़े होते हो तो सर मैं आपको 5 फीचर्स पढ़ा बताता हूं। सबसे पहला चीज़ सर, हमारा कॉम्पैक्ट क्लासरूम होता है, किसी भी बैच में 50+ स्टूडेंट्स नहीं होते हैं। अगर सर 200-300 की भीड़ हो गई, डेफिनेटली सर एक टीचर खड़ा होकर 300 बच्चे को एक साथ रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, हर एक बच्चे के डाउट को क्लियर नहीं कर पाएगा सर। दूसरी 1-to-1 मेंटरशिप, सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, बच्चा कभी भी आके पूछे सर मुझे ये दिक्कत आ रही है, सर आप मुझे गाइड कर दो। पर्सनल प्रॉब्लम, सर मुझे नींद आ जाती है, आप मुझे गाइड कर दो। सर मुझे बहुत टेंशन है, डिप्रेशन, आप मुझे गाइड कर दो। तो 1-to-1 मेंटरशिप हम हर बच्चे को प्रोवाइड करते हैं। तीसरी चीज़ सर, रैंकर्स खुद का मटेरियल बना के हर बच्चों को देता है। आप स्टडी मटेरियल्स हमारा देखोगे, यहाँ पे आपको शो भी हो रहा होगा। स्टडी मटेरियल्स, कंप्लीट स्टडी किट होती हैं जो कि हम हर बच्चे को प्रोवाइड करते हैं। चौथी चीज़ सर, यहाँ पे हर वीक में पार्ट टेस्ट होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हर पेरेंट के व्हाट्सएप पे ये मैसेज जाता है कि आपका बच्चा इस रैंक पे भी इस्टेब्लिश कर रहा है, ताकि गार्जियन को भी एक रफ आइडिया रहे कि यार बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं, घर पे जाके फीडबैक लेते रहते हैं। बिल्कुल। तो ये चौथा हो गया कि भाई रेगुलर टेस्ट यहाँ पे सर होते रहते हैं। और लास्ट चीज़ सर जो कि बहुत बेहतरीन, और आई थिंक कि अभी बनारस में तो सबसे पहली बार है और आपने कोचिंग में भी शायद कहीं देखा भी नहीं होगा सर, हम लोग लैब रूम भी प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रैक्टिकल लैब रूम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सर, आप जब नीचे से आ रहे होंगे तो शायद आपने नोटिस भी किया होगा कि प्रैक्टिकल लैब है, ताकि सर बच्चा कभी बोर ना हो। सर आपने एक नोटिस किया होगा चीज़ कि आप बोर कब होते हैं, जब आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता है। कभी बच्चा क्रिकेट खेलने में बोर नहीं होता क्योंकि उसको उसमें मज़ा आ रहा होता है। तो हम लोग भी पढ़ा, मान लीजिए स्क्रू गाज पढ़ाने गए, तो अगर वो इंस्ट्रूमेंट टीचर लेके जाता है और सामने दिखाते हैं कि नहीं भाई ये चीज़ क्या है, तो बच्चों के अंदर एक इंटरेस्ट आता है और वो बोर नहीं होते, ताकि चीज़ों को और अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। तो ये 5 फीचर्स ऐसे मुझे लगते हैं सर जो हर एक कोचिंग को बच्चों को देना चाहिए, और एक बच्चा ये डिजर्व भी करता है। अगर वो पे कर रहा है या उसके पेरेंट ट्रस्ट करके आपके यहाँ भेज रहे हैं, तो ये कोचिंग का भी दायित्व है कि एटलीस्ट ये चीज़ें मिले, ताकि हर बच्चे का सिलेक्शन, क्योंकि हर बच्चा सर टैलेंटेड होता है, बस उसे एक लिटिल पुश की ज़रूरत होती है ताकि वो अपने सपने को साकार कर सके। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ अभी तक, और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू चल रहा है रैंकर्स के। हमारे सामने जो है डायरेक्टर सर भी बैठे हैं, सीईओ सर बैठे हैं। 2 सवाल सर से और पूछूंगा क्योंकि इन लोगों का क्लास भी चल रहा है, और बहुत मैं अपने व्यूवर्स को बता रहा हूँ वेरी बिजी शेड्यूल्स में इन्होंने हमको 10 मिनट का समय दिया हुआ है, तो उसको हम लोग पूरी तरीके से यूटिलाइज करते हैं। सर मेरा सवाल जो आपसे था कि आपने अभी तक मुझे ये नहीं बताया जो टीचर की आपकी जो क्वालिफिकेशन है, क्योंकि आप लोग के हाथ में भविष्य है भारत का, तो टीचर की क्वालिफिकेशन क्या है, आप उसको किस पैरामीटर पे खड़ा करके तब लेते हैं? बिल्कुल सर, देखिए आज के डेट में एक स्टैंडर्ड ये फिक्स हो गया कि भाई अगर IIT JEE की पढ़ाई करवा रहे हो तो एटलीस्ट आपका टीचर जो है IIT JEE क्वालिफाइड हो। तो सर सबसे पहला तो हमारा ये सेट ऑफ रिक्वायरमेंट, कभी भी हम अगर फैकल्टी को हायर करते हैं, जो हमारी फैकल्टीज हैं, तो हमारा सबसे पहला रिक्वायरमेंट हो या तो IIT JEE क्वालिफाइड हो। एक सेकेंड थिंग होता है यार कि जो टीचर सर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं, जैसे हमारे फिजिक्स के टीचर आप देखेंगे, केमिस्ट्री के टीचर देखेंगे, तो केमिस्ट्री में हमारे पास सर 2 सेट ऑफ टीचर्स हैं, एक जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और एक जो इनऑर्गेनिक फिजिकल। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले जो टीचर हैं IIT कानपुर से पास आउट है, MSc उन्होंने कर रखा है, और जो हमारे सर केमिस्ट्री वाले टीचर हैं सेकेंड इनऑर्गेनिक और फिजिकल को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उन्होंने कोटा में कई कोचिंग्स पे पढ़ाया। तो एक्सपीरियंस भी कहीं कहीं सर कभी कभी क्वालिफिकेशन पे डोमिनेट कर जाता है। तो ऐसा हमने कोई बैरियर नहीं फिक्स कर रखा है कि आपको आना है। बेसिकली हम ये देखते हैं, हम बेसिकली जो भी टीचर हमारे यहाँ आता है सर, पहले उसका एक इंटरव्यू होता है उसके जो सब्जेक्ट है उसके एक्सपर्ट से। तो अगर उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं और हमें लगता है कि नहीं यार ये बच्चों को चीज़ों से सही से मोल्ड कर लेंगे, तभी हम उन्हें हायर करते हैं और रखते हैं। लास्ट सवाल सर, डायरेक्टर सर, कि जो आपके क्लास, क्योंकि मैंने बहुत नाम सुन रखा है रैंकर्स का, और एक आध जगह जब मुझे जाने का भी, बाहर के स्टेट में जाने का मौका मिला, मैं गया भी वहाँ पे, इसीलिए मैं आने के बाद आप लोग से कंसल्ट किया। जो आप लोग के क्लासरूम, क्योंकि मैं यहाँ व्यूवर्स को बताना चाहूँगा कि यहाँ का माहौल जो है वो आप एंट्री करते ही आपको पढ़ने का मन करने लगेगा। जैसा कि मैंने सर से बोला था कि मेरा मन खुद करता है कि मैं खुद शुरू से फिर से मैं 10+2 हो जाऊँ और फिर से पहुँच जाऊँ। खैर उस समय ऐसा नहीं था। सर जो आपके क्लासरूम्स हैं वहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ है, और वो क्या प्रोजेक्टर के द्वारा या कुछ ऐसा कुछ डेमो दे के या कुछ चीज़ पढ़ाते, तो क्लासरूम के विषय, क्योंकि आपकी बहुत नाम है इस विषय। क्लासरूम में सर हम लोग कंप्लीट एक विजुअलाइजेशन के साथ काम करते हैं। आपको हर क्लासेस में स्मार्ट बोर्ड्स मिल जाएंगे। पहली बात तो स्मार्ट बोर्ड्स के साथ साथ हमारी फैकल्टीज़ में, जिस सर ने बताया कि हमारे पास लैब इक्विपमेंट्स हैं, लैब रूम्स अवेलेबल हैं, जहाँ से फैकल्टीज़ जब क्लासेस के लेक्चर्स लेते हैं तो जब भी यूज़ उनको पड़ता है तो स्मार्ट बोर्ड्स को विजुअलाइजेशन के लिए आपने देखा होगा 3D स्ट्रक्चर्स होते हैं,
है ना। 3D जैसे हम ही मान लीजिए क्लास में पढ़ा रहे हैं 3D ज्योमेट्री पढ़ा, हमारे मैथ्स में एक सब्जेक्ट चैप्टर होता है, उस चैप्टर के अंदर अब चीज़ें एनालाइज नहीं हो पाती हैं, तो हम लोग पहले ये मार्कर्स का यूज़ कर लेते थे 3D ज्योमेट्री फॉर्म करने के लिए। अब सुविधा ये है कि हमारे सामने स्मार्ट बोर्ड है, तो वी कैन क्लियर ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम देयर। हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, लैब मटेरियल्स हैं। वर्नियर गॉज सर ने बताया एग्जांपल, मान लीजिए हम लोग गए फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाने के लिए बच्चों को, अब फ्लूइड मैकेनिक्स में हमारे पास मैनोमीटर्स भी अवेलेबल हैं, वहीं पर दिखा दिया कि मैनोमीटर का सवाल के वेरिएशंस क्या होते हैं। तो क्लासरूम जो है वो वेल इक्विप्ड है, चाहे वो फैसिलिटीज़ की बात करूं तो एसी वगैरह तो ठीक है, बच्चों के कंफर्ट के लिए है, बट एसी वगैरह से वेल इक्विप्ड है, स्मार्ट बोर्ड से वेल इक्विप्ड है, मटेरियल्स जो इक्विपमेंट्स होते हैं उससे वेल इक्विप्ड है, वाइट बोर्ड्स हैं। तो क्लासेस में बच्चों को एक प्रॉपर ज़रूरत हो सकती है। फैकल्टीज़ प्रॉपरली माइक से क्लास लेते हैं तो उनको ऑडियो इशू भी नहीं आने वाला। तो हर एक तरीके की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रैंकर्स की हर क्लास को हमने डिज़ाइन कर रखा है ताकि बच्चों को इस क्षेत्र में कोई भी दिक्कत नहीं आए और फैकल्टी से कनेक्टिविटी प्रॉब्लम जो हो सकती है ना, वो बिल्कुल फील ना करना पड़े बच्चों को। सीओ सर, हमारे व्यूवर्स के जो अभिभावक हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपने बच्चों को लेकर? सर सबसे पहले तो मैं सभी अभिभावक को ये बताना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे को कभी भी फोर्स मत करिए। अब फोर्स ना करने का कई पेरेंट गलत डिफिनेशन निकाल लेते हैं कि हम कुछ बोले ही ना, नहीं, आप उनको एक राइट डायरेक्शन के लिए डेफिनेटली मोल्ड कर सकते हैं। अगर आप उन्हें अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उनके इंटरेस्ट को पहचानिए कि भाई आपका बच्चा करना क्या चाह रहा है, तो आप उसके डायरेक्शन में ही काम करिए। कई पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो अगल बगल को देख के ये डिफाइन करते हैं, नहीं ये बंदा ये कर रहा है तो तुम्हें भी यही करना है। तो ये चीज़ सर आप कभी भी मत करिए। आपका बच्चा जो कह रहा है हाँ वो एक राइट पाथ में होना चाहिए और आप उसका सहयोग दीजिए, आप उसका फ्रेंड बन के रहिए, लेकिन एक राइट डायरेक्शन में। डायरेक्टर सर, मैं आपसे भी यही संदेश लेना चाहूँगा कि आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बच्चों के लिए सिंपल सी ये बात है, किसी भी कंपटीशन को आप टफ मान के प्रिपेयर मत करो। जेई नीट भले ही बहुत टफ पेपर होगा, बट जिस दिन आपके अंदर वो डेडिकेशन, वो डिसिप्लिन और वो मेहनत करने की क्षमता आ जाती है ना, उस दिन कोई भी कंपटीशन टफ नहीं होता है ना। आपने बहुत सारे एग्जांपल सुन रहे होंगे, इस बच्चे ने आज ये क्लियर कर लिया, आज यूपीएससी क्लियर कर लिया, आज आईआईटी में टॉप रैंक लेके आया है। तो वो सब बच्चे आपकी सोसाइटी के हैं, आपके बीच के हैं, तो अगर वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। मोटिवेशन बनाए रखो, लेकिन हाँ कुछ अचीव करना है बेटा तो उसके लिए आपको बहुत ही मेहनत, डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट होती है। मेंटेन दैट। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। आप लोग बहुत अच्छा करने वाले हो आगे जा करके। अभी आप देख रहे थे कि रैंकर से जो हमारे डायरेक्टर साहब जुड़े हुए हैं, हमारे सीईओ साहब जुड़े हुए हैं, और हम अपने व्यूवर्सों से और अभिभावक से कहना चाहेंगे कि जो कुछ सर ने बताया उसको फॉलो करें, और नहीं कर पाते हैं तो एक बार आएँ रैंकर्स पे जो है मिले यहाँ पे, जो कि पांडेपुर हुकुलगंज रोड पे है। और हमारे सर की तरफ से और दोनों सर की तरफ से शुभकामनाएं, हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं आपको। आपके चैनल के व्यूअर्स को मैं एक बार बता देता हूँ कि रैंकर्स ने फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम भी चला रखा है। आप हमारे सेंटर्स पे विजिट कर सकते हैं। अगर आप 9th 10th 11th 12th या 12th पास्ट के बच्चे हैं तो आपका वेलकम है रैंकर्स के सेंटर पे। सर ने लोकेशन बता ही दिया आपको, आप यहाँ पे आएँ। जो भी आपकी तकलीफें चल रही है जेई नीट प्रिपरेशन को लेकर के, आप हमारे यहाँ एडमिशन लें बच्चे या नहीं लें, वो हमारे लिए मैटर नहीं करता। बिकॉज हम चाहते हैं कि बनारस का या आगे कहीं का भी बच्चा इंजीनियर और डॉक्टर बनने के सपने को पूरा कर सके एक अच्छे लेवल पे जाके। और इतना जल्दी हम लोग जो है सर लोग को नहीं छोड़ेंगे, न सूरज सर को छोड़ेंगे, न आकाश सर को छोड़ेंगे, और हम लोग इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।